हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को होना चाहिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। त्रैमासिक परीक्षा यानी अब जो महीना आप लोग का मासिक परीक्षा पिछले वर्ष से होता था, अब वह 3-3 महीनों में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें अभी वाला एग्ज़ाम फर्स्ट टर्मिनल कह सकते हैं आप, क्वाड्रेटली एग्ज़ाम कर सकते हैं या त्रैमासिक परीक्षा कह सकते हैं। उसके बाद आप लोग का सितंबर महीना में एग्ज़ाम होगा, जिसको आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कह सकते हैं या सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम कह सकते हैं। और उसके बाद आपका तीसरा एग्ज़ाम होगा नवंबर के महीना में, और फिर जाके आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका जो पहला दिन आप लोग का है हिंदी फर्स्ट सीटिंग में, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। अब आप सोचिएगा कि हमारे पास कैसे आया। अब हम चोरी तो नहीं करने गए स्कूल में। तो बात ऐसा है कि बिहार बोर्ड का जो नियम बनाया गया है वह केवल लिखने के काम आता है, बाकी असल स्कूलों में वैसा पालन नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे स्कूलों में 23 ही तारीख से यह जो परीक्षाएं हैं यह शुरू हो चुकी हैं और हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उन्हीं विद्यालयों से हमें यह जो पेपर है यह प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि हम बोर्ड से चोरी करने गए हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी कल देखने को मिलेगा, जो कि 100% राइट क्वेश्चन पेपर है। आज की इस वाली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव भी देख करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 हिंदी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप लोग को एक नया चीज़ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। संस्कृत का भी हम जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। तो चलिए एक नया चीज़ है, हम वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो रूल था आप लोग का कि 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें से 50 बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 70 ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं। 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बनाना है 40 ऑब्जेक्टिव को। अब आप लोग सोचिए कि क्या बोर्ड में भी यही रूल रहेगा? तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक बोर्ड द्वारा सेंटअप एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन पहली बार ऐसा पैटर्न पे कोई फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 70 ठे दिया जा रहा है और उसमें से आपको 40 ठे बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बतला दे रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक आंसर हम इस वीडियो में नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि एक आंसर करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपका भी टाइम लॉस होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उस व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में खंड ब है विषयनुष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है गद्यांश। तो गद्यांश तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लेना है और इसका जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के आधार पर इसको बना लेना है। तो इसमें तो कोई हमको बताने की आवश्यकता है नहीं। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले तो हम बतला दे रहे कि आपका जो टोटल मार्क है यानी टोटल एग्ज़ाम जो हो रहा है वह मात्र 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है और 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 नंबर, और उसके बाद 40 नंबर का सब्जेक्टिव है आप लोग का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन में गद्यांश था, जो कि आप आसानी से बना लेंगे ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों को किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें आतंकवाद, भारतीय किसान, विज्ञान एवं मानव जीवन मेरे प्रिय पुस्तक। तो इसमें से आप अब निबंध लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रस्तावना लिखेंगे आप लोग, उसके बाद उसका निष्कर्ष लास्ट में लिखेंगे, उसके बारे में 2-3 थे विषय लिखेंगे। तो हम धीरे धीरे आपको लिखना सब सिखा देंगे, निबंध किस तरह से लिखना है, क्योंकि निबंध इस सब से ही आप लोगों को काफ़ी नंबर मिल जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए उस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आज की इस वाली वीडियो में आतंकवाद पर लाए हैं। आपको जिस टॉपिक पे आ रहा है उस टॉपिक पे 250 से 300 शब्दों में लिख सकते हैं। हम पहले बतला दे रहे कि इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका आने वाला नहीं है, तो इसको अपना स्टडी को बाधित करके इस एग्ज़ाम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी जारी रखिएगा और उसके साथ ही इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में जाके क्लासरूम में जाके लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बोर्ड में भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम को अटेंड ज़रूर करिएगा, भले ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्कूल फीस जमा करने हेतु 500 रुपये मांगते हुए अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है, अथवा या फिर आप लिख सकते हैं देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर दो नागरिकों के बीच संवाद। तो इन दोनों में टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को लिखना है और दोनों में से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो यदि आप ये पत्र लिखते हैं तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप इसको लिखते हैं संवाद तो पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम संवाद लिख के लाए हैं क्योंकि संवाद ज़्यादा आसान होता है। संवाद का मतलब हम रियल लाइफ में जो बातचीत करते हैं उसी को यहाँ पे लिखना है, जिसमें इसमें टॉपिक बोल रहा है दो नागरिकों के बीच। तो एक नागरिक का नाम आप अपना नाम लिख दीजिएगा और एक नागरिक का नाम अपने दोस्त का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। अब टॉपिक कह रहा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, तो पहले आप हेलो हाय करेंगे दोनों को ही, ठीक। उसके बाद टॉपिक आएगा कि देश की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। तो दूसरा कोई कहेगा कि हाँ भाई सही कह रहे हो, हमें रोक लगाना चाहिए। मतलब इस तरह से आप नॉर्मल जो बातचीत होता है उसको आप आधा या एक पेज में लिख दीजिएगा, तो आपको संवाद का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 में से 5, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है, बहुत ही आसान है। पहला है दहते विश्व शीर्षक कहानी की लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति के बारे में बताएं। तो आप लोगों को मालूम है कि दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति काफ़ी ही ख़राब है, जिसमें वह उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में जाता है काम करने के लिए, और वह अकेले तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना घर चलाती है, और बाढ़ आने पर उसका घर का सारा अनाज सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से आप बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आपको बना कर ही लिखना है। यदि आप चैप्टर के बारे में पढ़े हैं तो आसानी से लिख देंगे। दूसरा है मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ किस चीज़ को लेकर विवाद होता था। तो मंगमा के बहू का नाम आप लोग को मालूम हो कि नजमा होती थी, और दोनों में हमेशा फाइट चलता था। किस टॉपिक को लेकर फाइट चलता था? तो नजमा कहती थी कि हमको अपना पति पर, अपना बेटा पर ज़्यादा अधिकार है, तो मंगमा कहती थी कि हमको अपन बेटा पे और अपन बेटा और पोता पे ज़्यादा अधिकार है। मतलब कि अपने बेटा और पोता को हक को लेकर के लड़ाई होते रहता था। जो फैमिली में अक्सर होता है वही उसमें उन लोग में भी होता रहता था। फिर तीसरा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग जाति को मनाते हैं, मतलब जातिवाद को जो भी लोग मानते हैं, वह उनकी क्या अवधारणा रहती है। तो आप लोग रियल लाइफ में भी देखे होंगे, तो जाति क्यों मायने रखता है? जाति इसीलिए मायने रखता है क्योंकि जाति के आधार पर लोगों का काम बांट दिया जाता है। तो वही आप लोग को लिख देना है कि श्रम विभाजक एवं जाति प्रथा पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि जाति किसी भी लोगों को रोजगार देने में सहायता देती है, या फिर किसी भी लोगों के कार्य को करने में सहायता देती है। भले ही यह समाज में सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जातिवाद को मानते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक। फिर चौथा आप लोग का कि खोखा किन मामलों में हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ही कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग पूछेगा वो क्यों भला? तो वो इसीलिए क्योंकि इसका 2 आंसर है। पहला तो खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो आप काफ़ी जगह देखेंगे इसका आंसर रहता है कि खोखा के माता पिता यानी सेन साहब का उम्र काफ़ी बढ़ गया है, और काफ़ी उम्र के बाद उनका कोई लड़का होता है, इसीलिए यह प्रकृति के मामलों में अपवाद है। मतलब नॉर्मली आप देखते होंगे तो शादी के 2-3 साल या 3-4 साल, हाईएस्ट 5-6 साल में किसी का भी बच्चा हो जाता है। लेकिन सेन साहब का जो बच्चा था यह 10-12 साल के बाद था, क्योंकि अपन 5 गो बहन के बाद ये हुआ था। तो वही प्रकृति के रूप में अपवाद है। लेकिन ऐसा कहीं बुक में जिक्र नहीं किया गया है, केवल आप नेट पे खोजिएगा तो फालतू का ऐसा आंसर दिया जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो आप लिख सकते हैं कि खोखा घर में बनाया गया सेन साहब द्वारा जितने भी नियम हैं उनके मामलों में अपवाद है, क्योंकि खोखा पर किसी भी प्रकार का नियम नहीं लागू होता था और वह अपने मन का सारा काम करता था।
इसलिए खोखा घर के सारे मामलों में अपवाद है। इस प्रकार से आप बना करके लिख सकते हैं। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है कि लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का जो दर्शन है वह गाँवों में हो सकता है, क्योंकि अब गाँवों में हो सकता है यह तो हम बता दिया। पूछ रहे क्यों, तो क्योंकि मैक्स मुलर बताते हैं कि गाँवों में ही असली भारतीय संस्कृति नज़र आती है, क्योंकि शहर में अब तो संस्कृति दिखता है नहीं, गाँव में ही ज़्यादातर भारतीय संस्कृति का अभाव होता है, नज़र आता है। इसीलिए लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। तो 5 प्रश्न हैं, पाँचों का उत्तर तो हम ऐसे ही बतला दिए। आप पढ़े होंगे तो इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम 5वां नंबर प्रश्न की ओर। इसके आगे 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे 4 ठे क्वेश्चन दिया है जिसमें एक का उत्तर देना है। तो हम इस दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लाए हैं। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बदला है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब चलिए इस सबके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आंसर में तो सबसे पहले यहाँ पे आतंकवाद पर हमने निबंध लाया है। और हम पहले आपको बतला देते हैं, यदि आप निबंध लिखते हैं तो इस तरह से आपको प्रस्तावना, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, मतलब कि उसके बारे में एक टॉपिक लिखना होगा, इसका समाधान कैसे होगा और इसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो यह चीज़ इस फॉर्मेट में लिखेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही में पूरा लिख देते हैं, यह प्रस्तावना ही सब नहीं लिखते हैं, तो उसमें आपको निबंध में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका PDF भी हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे। अभी आपको वीडियो पॉज करके उतारना है तो उतार सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, आतंकवाद का अंत कैसे हो और इसका लास्ट में निष्कर्ष। ज़्यादा बड़ा भी है नहीं है, लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का। अब आगे है कि बढ़ती जनसंख्या के दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। तो संवाद हमने ऊपर ही आपको फॉर्मेट बतला दिया है। पहले यहाँ पे अपना नाम बतला दीजिएगा और यहाँ पे कोई दोस्त का आप नाम लिख दीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप लोग शुरू करेंगे। मित्र, आजकल नौकरी मिलना भी अत्यंत दूर है। यहाँ पे तो तुरंत शुरू कर दिया, लेकिन आप जब लिखिएगा तो पहले कैसे हो मित्र, क्या हाल चाल है, इस तरह से करके लिखिएगा और उसके बाद इस टॉपिक को जोड़ देंगे। तो ये काफ़ी लंबा है, तो इतना लंबा भी आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप बीच के 2-3 पैराग्राफ को काट सकते हैं, नोट्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इतना पर से यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ से हम लोग का शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बतलाना है। तो आप लोग को मालूम है कि लक्ष्मी एक गरीब परिवार की महिला है जिसका जीवन प्राकृतिक आपदाओं, विशेष बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित है। वह एक कर्मठ और मातामयी माँ है। आर्थिक तंगी एवं सामाजिक संघर्षों का सामना करते हुए भी वह अपने परिवारों को दृढ़ता एवं साहस के साथ खड़ी रखती है। मतलब सिंपल में बतलाया गया आप लोग का कि उसका पारिवारिक स्थिति काफ़ी खराब है और बहुत सारे तरह के आपदा जैसे बाढ़ और सुखाड़ से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। फिर भी वह अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के चल रही है और वो काफ़ी साहसी औरत है। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका एक आंसर हो जाएगा। सेकेंड है कि मगमा का अपने बहू के साथ क्या विवाद था। तो लिख देंगे कि मगमा का अपनी बहू नजमा के साथ मुख्य रूप से अपने बेटे एवं पोते को पर अधिकार को लेकर के विवाद था। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका चलेगा, उसके बाद और लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो हमने ऊपर बताया कि जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है इसमें, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि आधुनिक यानी जो मॉडल युग है उसमें समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यह तो बात सही है कि जिस तरह का जैसा कार्य होगा किसी का, उसी के हिसाब से उसको वैसा कार्य सौंपना चाहिए, श्रम विभाजन उसी प्रकार से होना चाहिए। तो जातिवाद के जो पोषक हैं उसके तर्क में यह देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। मतलब जाति प्रथा रहेगा तभी श्रम विभाजन रहेगा। यह किनका मानना है, तो यह जो जातिवाद के पोषक हैं उनका मानना है। यही आप लोग को लिखना है और तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब
सेन साहब खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, तो सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे, उनके घर में सब कुछ, सबके लिए नियम और कुछ ना कुछ कानून था, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। वे सभी नियमों में अपवाद था, जो उसकी मर्जी में वही छूट थे। मतलब कि जितना भी घर में नियम बना था उन सभी मामलों में, उस सभी नियमों में वह अपवाद था। उसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे एवं लास्ट क्वेश्चन में कि लेखक की मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो हमने ऊपर बताया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि गाँवों में ही असली संस्कृति का पहचान होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा था कि मैक्स मुलर की दृष्टि से संस्कृत की क्या विशेषता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बताया कि व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड आपको करना होगा, व्हाट्सएप चैनल। बाकी एग्ज़ाम से जुड़े टिप्स पाने के लिए और बिहार बोर्ड से जुड़े तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फटाफट से संस्कृत का वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।